नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो देखिए, ये जो है आजीविका का आज का तीसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत आज हम पहले यूनिट में पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति को। देखिए, हरित क्रांति इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजीविका के लिए। तो यह जो है इसमें जो है ईडीओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ हरित क्रांति को पढ़ने वाले हैं। फिर आने वाले अगले वीडियो में जो है हम श्वेत क्रांति, उसके बाद नीली क्रांति और बाकी अन्य जो सभी क्रांति हैं उन सबको जो है एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए, इससे पहले के दो वीडियो डल चुके हैं आजीविका के, उन्हें अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और इससे पहले भी ग्रामीण विकास का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। 13 वीडियो में जो है ग्रामीण विकास पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक, उसे आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति को। देखिए, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, हरित क्रांति आने का उद्देश्य क्या है। तो हरित क्रांति से आशय कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर सफल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करना। तो देखिए, क्रांति कब कहा जाता है, क्रांति कब कहा जाता है, तो क्रांति का अर्थ होता है अचानक से किसी चीज का जो है क्या होता है, अचानक से किसी चीज में बदलाव हो जाए। तो अचानक से किसी चीज में बदलाव हो जाए वह क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। तो देखिए, हरित क्रांति क्यों कहा गया है, तो ग्रीन, ये जो है कृषि से संबंधित है। फसलों की जो है रंग, ग्रीन रंग दर्शाता है, हरियाली को दर्शाया जाता है ग्रीन रंग, इसलिए जो है इसे हरित नाम दिया गया है। और क्रांति, अचानक से जो है सुधार आया कृषि के क्षेत्र में, इस कारण जो है इसे हरित क्रांति कहा गया है। ठीक, अब देखिए, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो एक एक फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम गॉड द्वारा किया गया था। तो विलियम गॉड द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब हरित क्रांति के जनक के रूप में देखें तो अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक आधार पर हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। इन्हें जो है इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्हें जो है वैश्विक हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये दूसरा पर्सनालिटी होगा। पहला विलियम गॉड जिन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया, दूसरा जो है वैश्विक स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। लेकिन देखिए, भारतीय स्तर पर अगर देखें, भारतीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक भारतीय स्तर पर किन्हें, इनका नाम आप सबको याद ही होगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक है, भारत के कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, इन्हें जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, इन्हें इस 2024 में जो है इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इनकी मृत्यु पश्चात। ठीक, 2024 के भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है। देखिए, अब देखिए 1960 में जो है नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत किया था। तो सबसे पहले 1960 में वैश्विक स्तर में जो है हरित क्रांति की शुरुआत देखने को मिलता है 1960 में। तो इस ईयर को भी आपको याद रखना है। 1960 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत किया गया, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, 10 साल पश्चात 1960 उसके बाद 1970 में जो है नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, यह भी पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। इन्हें कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, 1970 में। और किस कारण दिया गया था, तो हरित क्रांति के रूप में तो जाने जाते हैं। साथ ही देखिए, हाई एल्डिंग वेराइटी बीज, तो हाई एल्डिंग वेराइटी बीज विकसित करने के लिए जाने गए। तो इसी हाई एल्डिंग वेराइटी बीज के कारण ही जो है ये हरित क्रांति हुआ, अर्थात अचानक से जो है कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हो गया। ठीक, तो इसी हाई एल्डिंग वेराइटी के बीज विकसित करने के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 1950 के दशक में मेक्सिको, अमेरिका में हुआ था। देखिए, ये नॉर्मन बोरलॉग भली वैज्ञानिक कहाँ के हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक पर अमेरिका के ही पास में एक देश है मेक्सिको, मेक्सिको में वे कार्य करते थे। तो मेक्सिको में जो है चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ है, मेक्सिको में। वहीं जो है वे वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे नॉर्मन बोरलॉग। तो उनका जो है कार्य क्षेत्र किसे माना जाता है, मेक्सिको को, और उनका जन्म क्षेत्र जो है अमेरिका को माना जाता है। ठीक, चलिए, इतना हो गया। उसके बाद चलिए 1957-58 में सूखे के वर्ष में फसल उत्पादन में भारी गिरावट एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। तो इसी साल 1957-58 में बहुत ज्यादा फसल उत्पादन में गिरावट हुआ, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था। इस कारण जो है बहुत चिंता का विषय था। इसी के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1960-61 के दौरान और बाद में 1964 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया था। तो देखिए, 1960-61 में और साथ ही 1964 में भी गहन कृषि जिला कार्यक्रम, या इसे क्या के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP के नाम से जाना है, इसकी शुरुआत किया गया था 1964 में, जिसे गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP के अंतर्गत विस्तार दिया गया तथा तमिलनाडु राज्य इसका प्रारंभिक केंद्र था। तो सबसे पहले जो है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया था पूछा जाए तो कौन सा है, तमिलनाडु में, याद रखना है आपको। ठीक,
अब देखिए 1966 में उच्च उपज किस्म अर्थात हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों से जुड़ा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 5 फसलों, कौन से 5 फसलों के लिए जो है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लाया गया था? तो याद रखेंगे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा, इन 5 फसलों के लिए जो है ये हाई यील्डिंग वैरायटी जो है लाया गया था। और इन्हीं 5 फसलों को जो है स्टार्टिंग में जो हरित क्रांति आया था तो इन्हीं 5 फसलों को मुख्य रूप से माना गया, मुख्य फसल के रूप में उत्पादन किया गया इसका, और सर्वाधिक उत्पादन जो है इन्हीं के क्रम से हुआ है। सबसे ज्यादा गेहूं, फिर चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन्हीं के क्रम से जो है सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। देखिए जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में वृद्धि शुरू हो गई, इसी तरह चावल का भी उत्पादन बढ़ने लगा और इसलिए इसे हरित क्रांति के रूप में जाना गया। वास्तविक रूप से हरित क्रांति घटक कार्यक्रम 1966-67 योजना अवकाश के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो है हरित क्रांति जो है योजना अवकाश कब चल रहा था? 2066-67 में योजना अवकाश चल रहा था। उसी योजना अवकाश के दौरान जो है हरित क्रांति भारत में दिखाई देता है। इस चरण में पंजाब, हरियाणा में प्रारंभ हुआ था। तो सर पहले जो हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था वो 4 क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। कौन कौन से 4 क्षेत्र है हरित क्रांति के क्षेत्र? पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का गंगानगर जिला। तो मुख्य रूप से अगर राज्य पूछा जाए तो पंजाब और हरियाणा, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में और राजस्थान के गंगानगर जिला में। तो इन 4 स्थानों पर सबसे पहले हरित क्रांति के लिए जो है क्षेत्र चुना गया। इन क्षेत्रों में सबसे पहले जो है हाई यील्डिंग वैरायटी की जो है बीजों का जो है उत्पादन किया गया। ठीक, अब चलिए हरित क्रांति की उपलब्धियों को देखें। तो हरित क्रांति की उपलब्धि सबसे पहले देखिए खाद्यान्नों में के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ में उसकी उत्पादकता में बढ़ी। उत्पादकता क्या होता है? प्रति 1 हेक्टेयर में जो है कितना जो है हो रहा है वह उसका उत्पादकता होता है, और उत्पादन जो है टोटल 1 वर्ष में कितना हो रहा है वह उत्पादन होता है। ठीक, 1 हेक्टेयर का निकाले कितना उत्पादन हो रहा है वह उत्पादकता दर्शाता है। अब देखिए 1965-66 में 65-66 की तुलना में 2001 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 175% की वृद्धि हुआ था। तो वही जो पहले हरित क्रांति से पहले की बात करें, हरित क्रांति के समय और 2000 से 2001 में इनकी तुलना करें तो उत्पादन कितना हुआ? 175% की वृद्धि हुआ है। खाद्यान्नों में भी गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। खाद्यान्न में सर्वाधिक वृद्धि कौन से फसल में? गेहूं की फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था। कितना हुआ था? लगभग 6 गुना, जो कितना था 562%, जो लगभग 6 गुना है वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में ही चावल के उत्पादन में जो है 3 गुना वृद्धि दर्ज किया गया था। संस्थागत ऋण घेरे के अंदर अधिक से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को सम्मिलित करने से संस्थागत ऋण में वृद्धि हुई। इससे वाणिज्यिक बैंकों को कोऑपरेटिव बैंक आदि द्वारा मामूली दर पर ऋण उपलब्ध कराने के विस्तार किया गया। तो देखिए जब उत्पादन में वृद्धि हुआ उसके तहत क्या किया गया? संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो है बहुत तेजी से हुआ। तो संस्थागत ऋण वृद्धि का विस्तार होने लगा। छोटे और सीमांत कृषि को जो है ऋण लेने लगे कृषि करने के लिए। इसके लिए जो है वाणिज्य बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनके माध्यम से जो है बहुत कम दर पर जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराने जाने लगा। ठीक, तो यह भी हरित क्रांति के अंतर्गत हुए प्रभाव को ही दर्शाता है। अब चलिए अगला देखिए हरित क्रांति के घटक। तो हरित क्रांति में क्या क्या घटक शामिल थे अब उसे देख सकते हैं। तो हरित क्रांति इस बदलाव के पीछे क्या क्या कारण थे, क्या मतलब क्या क्या जो है फैक्ट घटक है वे जो है आपके लिए इसमें हरित क्रांति में भूमिका निभाए हैं। तो उसे देखिए सबसे पहले क्या था? तो हाई यील्डिंग वैरायटी बीज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे अधिक उपज देने वाले बीज हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का प्रयोग ये हरित क्रांति का सबसे प्रमुख घटक है। यह हरित क्रांति का आधार है। ऐसी फसलों पर जीवन चक्र छोटा होता है, अतः बहुफसली कृषि को बढ़ावा मिलता है। तो इनका फसल में जीवन चक्र छोटा होता है और बहुफसली कृषि को बढ़ावा मिलता है। भारत में विदेशों से धान की ताइचुंग व गेहूं की लरेमा, रोजो, सोनार नामक प्रजाति उन्नत बीज आयात किया गया था। तो देखिए धान की कौन सी प्रजाति थी? तो यहाँ प्रजाति को याद रखना है ताइचुंग। ये ताइचुंग जो है किसका प्रजाति है? धान की फसल की प्रजाति है। और गेहूं के लिए कौन सा था? लरेमा, रोजो, सोनारा। लरेमा, रोजो, सोनारा ये गेहूं की प्रजाति है। तो ये इन सबको कहां से? विदेश से जो है इसे क्या किया गया था? आयात किया गया था। ठीक, ये सभी हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हैं। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें घटक क्या है हरित क्रांति के लिए? दूसरा घटक है सिंचाई। दूसरा है सिंचाई। तो सिंचाई देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों के उत्पादन हेतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधा आवश्यक है। सिंचाई सुविधा के विकास के कारण ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगानगर, राजस्थान आदि क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रसार हुआ। तो देखिए उस समय जो है पंजाब क्षेत्र में क्या था? पंजाब क्षेत्र में सर्वाधिक नदी थी। तो इस क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था, यहाँ गंगा नदी से सिंचाई होता था। राजस्थान में भी जो है नहर का निर्माण किया गया। तो बहुत सारे जो है यहाँ सिंचाई के साधन थे। इस कारण जो है यहाँ क्या हुआ? ये हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का उत्पादन जो है अच्छे से हो पाया। तो यहाँ हरित क्रांति का प्रसार सर्वाधिक देखने को मिलता है।
तीसरा क्या घटक था? उर्वरक। तो हम पहले भी पढ़े थे उर्वरक का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए उर्वरक परंपरागत पौधों की तुलना में हाई यील्डिंग वैरायटी पौधों में 4 से 10 गुना अधिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। हरित क्रांति के पूर्व जहां प्रति हेक्टेयर 5.05 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग हो रहा था, वही 2021-22 में अब बढ़कर कितना हो गया है? 308 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो देखिए पहले हरित क्रांति के पूर्व 1 हेक्टेयर में कितना लगता था? उर्वरक की 0.05 लगभग 5 किलोग्राम उर्वरक में काम हो जाता था। अब कितना लग रहा है? अभी वर्तमान की स्थिति में 308 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है उर्वरक की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए उर्वरक के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गया है ये जो है पौधों जो है फसल की उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है उर्वरक। जितना ज्यादा उत्पादन चाहिए उसके लिए उतना ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए कीटनाशक। कीटनाशक में देखिए हाई यील्डिंग पौधों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो इसमें जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, अतः हरित क्रांति के क्षेत्रों में कीटनाशक का प्रयोग बढ़ा था। तो ये चौथा घटक है कीटनाशक। तो यहाँ कीटनाशकों का प्रयोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और उसके बाद ये पांचवा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ये महत्वपूर्ण घटक है जो काम को आसान कर देता है। तो देखिए आधुनिक कृषि उपकरण एवं तकनीक का प्रयोग। तो आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग भी जो है हरित क्रांति का ही हिस्सा था। जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, स्प्रेयर, हार्वेस्टर, डीजल, विद्युत चालकता पंप सेट, ड्रिलर, बीज बोने एवं खाद डालने हेतु ड्रिलर का प्रयोग करते थे। इन सभी आधुनिक कृषि उपकरणों से श्रम एवं ऊर्जा की बचत हुई तथा हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। तो ये 5 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, एक घटक है, 5 महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्होंने हरित क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं के माध्यम से जो है हरित क्रांति जो है सच में हरित क्रांति कहलाया है। ठीक, अब चलिए अगला देखिए। अब हरित क्रांति का पहला चरण हो गया, कब हुआ था? 60 से 70 के बीच में। ठीक, 1960 से 70 के बीच में, जिसे 1900 भारत में देखें तो 1900 कितना में 66-67 में। ठीक, योजना अवकाश काल में हुआ था 1966-67 में। अब देखिए हरित क्रांति का दूसरा चरण कब स्टार्ट होता है? द्वितीय हरित क्रांति। तो यह प्रारंभ माना जाता है 1987 से। द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ 1987 से माना जाता है। इस समय जो है कौन सा योजना चल रहा था? पंचवर्षीय योजना में 7वां पंचवर्षीय योजना। 7वां पंचवर्षीय योजना, यह पूछा जाता है कौन से योजना काल में जो है यह क्रांति हुआ था। तो हरित क्रांति जो पहला चरण था वो योजना अवकाश काल में हुआ था 67-68 में, और दूसरा जो है कब हुआ है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1987 में। इसका उद्देश्य क्या था द्वितीय हरित क्रांति का? तो यह प्रथम चरण की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। दूसरा टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक, टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ, इसे याद रखेंगे। अब देखिए कृषि में आई स्थिरता को दूर करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि में समग्र विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सबसे पहले वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति चावल उत्पादन करो का आह्वान किया। देखिए इसी हरित क्रांति के अंतर्गत 1987 में दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था, पर साथ ही साथ देखिए 2006 में जो है विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हरित क्रांति के दूसरे चरण के आधार पर ही आह्वान किया गया था कि चावल उत्पादन करने का आह्वान किया गया था। तो यही जो है चावल उत्पादन करने का आह्वान, ये जो 1987 से है, ये 2006-7 तक की जो है पूरा चलता है। ठीक, तो ये द्वितीय हरित क्रांति का ही आगे जो है विकास होते रहता है। तो चावल उत्पादन करो, इसका आह्वान एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2006 में किया गया था, और यह भी जो है समग्र कृषि के समग्र विकास को दर्शाता है। ठीक, तो इसे द्वितीय चरण की शुरुआत, इसे सर्वप्रथम एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा माना जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसी के तहत जो द्वितीय हरित क्रांति हुआ, इसके तहत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया जाएगा। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर भी बल दिया जाएगा। तो ये सभी कार्य द्वितीय चरण में देखने को मिलते हैं। इस चरण में ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकल सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल साधनों का उपयोग पर बल दिया गया। तो यहाँ देखिए ड्रिप सिंचाई हो गया, स्प्रिंकल सिंचाई, ऐसे जो है आधुनिक साधनों का प्रयोग करना भी दूसरे चरण में स्टार्ट किया गया था। ठीक, चलिए अब हरित क्रांति में देखिए एक योजना लाया गया था हरित क्रांति के अंतर्गत ही, कृषि उन्नत योजना। तो देखिए कृषि उन्नत योजना यह कब लाया गया? हरित क्रांति के अंतर्गत ही कृषि उन्नत योजना को वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि उन्नत योजना की शुरुआत किया गया था। हरित क्रांति कृषि उन्नत योजना 2005 में सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबंध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही थी। तो ये जो है समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना थी हरित क्रांति कृषि उन्नत योजना, 2005 में लाया गया था।
अब चलिए इसमें देखिए इसी योजना के अंतर्गत कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत जो है 11 योजना और मिशन को जो है शामिल किया गया था। इसमें एक अम्ब्रेला योजना के तहत इसे एक अम्ब्रेला योजना लिया जाता है और इसमें 11 योजना और मिशन को शामिल किया जाता है। कौन कौन से मिशन है आप देख सकते हैं। पहला है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये सब किसके अंतर्गत, कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत ही चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, बीज और पौधारोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, पौधा संरक्षण एवं पौधा संरोधक से संबंधित उप मिशन, कृषि जनगणना अर्थशास्त्र सांख्यिकी पर एकीकृत योजना। उसके बाद और भी है 3 योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। तो ये 11 जो है एक साथ अम्ब्रेला योजना के नाम से जाने जाते हैं। ये किसके अंतर्गत है, कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत है। अब चलिए अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सदाबहार हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है 2 चरण हम देख लिए, उसके बाद जो है ये हरित क्रांति का तीसरा चरण कह सकते हैं या इसे जो है नया नाम दिया गया सदाबहार हरित क्रांति। तो सदाबहार हरित क्रांति इसमें क्या किया जाएगा, अब देखिए इसमें इसका भी जनक जो है किन्हें माना जाता है, सदाबहार क्रांति के जनक भी जो है किन्हें माना जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन ही जो है इसके जनक के रूप में जाने जाएंगे। ठीक, तो देखिए सदाबहार हरित क्रांति इसमें क्या किया जाएगा, जो पर्यावरण को भी अब जो है बचाने का प्रयास किया जाएगा। ज्यादा उत्पादन की वजह से उर्वरक ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था, कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए जो है पर्यावरण में दुष्प्रभाव बढ़ रहा था। तो उन्हें भी अब जो है बैलेंस करके चलने के लिए सदाबहार हरित क्रांति लाया गया। तो देखिए सदाबहार हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की कीमत पर किए गए थे। तो ये जो है पर्यावरण की प्रभावों को कीमत पर किए गए थे। पर्यावरण में क्या उसमें जो है कुछ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के जो है यह सुधार किए गए थे। हालांकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वहां अधिक भोजन का उत्पादन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता है। ठीक, फिर भी जो है पर्यावरण को बचाने का प्रयास इस सदाबहार हरित क्रांति के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति की आवश्यकता का आह्वान किया गया था। देखिए सदाबहार क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए। तो देखिए उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। तो यहाँ पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और सामाजिक रूप से टिकाऊ हो, इन्हीं उत्पादों का ही वृद्धि जो है उत्पादकता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। देखिए सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में पारिस्थितिकी सिद्धांत का एकीकरण शामिल है। तो इसके साथ साथ अब पर्यावरण को ध्यान रखकर इसमें प्रौद्योगिकी विकास के साथ तकनीकी विकास के साथ साथ इसमें जो है क्या पारिस्थितिकी सिद्धांत का भी एकीकरण किया गया। ठीक, तो ये जो है सदाबहार क्रांति भी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा दिया गया एक परिकल्पना है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्था है जो भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए जो है सर्वोच्च संस्था है भारत में। तो देखिए कौन सा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में जो है सर्वोच्च संस्था है कृषि के क्षेत्र में। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। 16 जुलाई 1929 में, और उस समय इसका नाम क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से 16 जुलाई 1929 में इसका स्थापना किया गया था ब्रिटिश काल में। ठीक, ब्रिटिश काल से ही जो है संस्था अस्तित्व में है। देखिए इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं। यह किस सिफारिश के, तो रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर जो है यह संगठन बनाया गया था। और साथ ही अब हम पहले पढ़े हैं ग्रामीण विकास में रॉयल कमीशन की सिफारिश पे कौन सा और बना था, RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो है रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ही बनाया गया था। ठीक, तो इसी की सिफारिश पर जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी बनाया गया। इसके प्रमुख कार्य क्या है, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य कार्य है। इसके अंतर्गत संचालन संस्था है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थाओं को संचालन किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला तो ये खुद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल का, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर, और वही केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्था मुंबई। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल है। और साथ साथ जितने भी हम एग्रीकल्चर जो है इंस्टीट्यूट देखते हैं, विश्वविद्यालय देखते हैं, उन सब का शीर्ष संस्था जो है इसे ही माना जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। ठीक, अब चलिए यहां तक के हमारे हो गए, हरित क्रांति को हमने पढ़ लिया। हरित क्रांति के संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए हरित क्रांति के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सब तथ्य से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तथ्यों को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ एग्जाम में जो है 1 लाइनर फैक्ट डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के समय जो है कौन कौन से पद पे कौन कौन थे इसे दिया गया है। तो राष्ट्रपति कौन थे हरित क्रांति के समय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और खाद्य मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम। इसी कारण देखिए खाद्य मंत्री उस समय थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इन्हें हरित क्रांति का शिल्पकार कहा जाता है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को हरित क्रांति का शिल्पकार कहा जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा आप याद रखेंगे यहाँ राष्ट्रीय बीज निगम। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में नई दिल्ली में किया गया। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसका भी स्थापना 1963 में किया गया नई दिल्ली में ही। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम दोनों की स्थापना 1963 में दिल्ली में। और उसके बाद देखिए चौथा है नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना, इसे हम नाबार्ड को हम जो है ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो है बहुत डिटेल से पढ़े हैं। ग्रामीण विकास के आप जो हम चौथा चैप्टर पढ़े थे ग्रामीण विकास के अंतर्गत, चौथा चैप्टर, उसमें जो है नाबार्ड के संबंध में डिटेल से पढ़े थे। तो देखिए इसमें हम देखे भी थे इसकी स्थापना तिथि तो 12 जुलाई 1982 को। तो 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण विकास का संवर्धन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग एवं ग्राम उद्योग के विकास के लिए ऋण एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाबार्ड की स्थापना किया जाता है। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल। तो देखिए हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन कौन से, इसमें हम पहले भी चर्चा किए हैं। तो कौन कौन से हैं? गेहूं सर्वाधिक, उसके बाद धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। इसी क्रम में आप याद रखेंगे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन पांचों फसल जो है प्रभावित हुआ है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक गेहूं, उसके बाद धान, फिर मक्का, ज्वार, फिर बाजरा। देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। प्रतिवर्ष जो है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। इन्हें भी जो है इस 2024 में जो है क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को। चलिए उसके बाद देखिए कृषि संबंधित अन्य योजना। अब कृषि संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है उनका जो है तिथि देख लीजिए यहाँ कौन कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया था। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में, किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को, और वही किसान आयोग 18 नवंबर 2004 को। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 और 2000 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में, ब्याज सहायता योजना 2006-7 में। तो ये महत्वपूर्ण योजनाओं की तिथि है। और कृषि संबंधित और अन्य योजना देखना है तो आप इसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा। आप एक बार सर्च कर लीजिए, कृषि संबंधित योजना करके सर्च करेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 1965 में किया गया था। भारतीय खाद्य निगम सिफारिश विश्व बैंक की सलाह पर भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया था। देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना इसका कार्य है। देश में खाद्यान्न के बफर स्टॉक का भंडारण करना, जैसे चावल और गेहूं का भंडारण करना जो है भारतीय खाद्य निगम की इसका कार्य है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो ये नोट पॉइंट याद रखेंगे। कृषि को उद्योग का दर्जा सबसे पहले कौन से राज्य द्वारा दिया गया है? महाराष्ट्र को कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और देखिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में विश्व बैंक के सलाह पर। इसके कार्य क्या है? देश के जो खाद्यान्न का बफर स्टॉक बचा के रखा जाता है, इमरजेंसी आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो है भंडारण करके रखा जाता है खाद्यान्न का, ठीक, चावल और गेहूं का। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना देखे हैं 18 नवंबर 2004 को। राष्ट्रीय किसान आयोग का 18 नवंबर 2004 को इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय किसान आयोग। ठीक, तो यहां तक के हमारा हरित क्रांति कंप्लीट होता है। ठीक, तो यहां तक के इतने तथ्यों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे बार जो है इसको वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए। आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है याद हो जाएगा जितने बार आप रिवाइज करेंगे। साथ ही देखिए इसका PDF आपको मिल जाएगा। अब इसके इतना तक के जो है आपको PDF मैं टेलीग्राम को आपको लोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया है। टेलीग्राम का नाम है ज्ञान मीमांसा। ठीक, तो ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल है, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्वेत क्रांति। ठीक, श्वेत क्रांति को पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए, तो यहां तक के आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।